मुझे मुझे कोई प्राइज मिलता था ना, तो मेरे माँ बाप का भी सीना चौड़ा होता था। माँ बाप को जरूर आप पर गर्व होता होगा। कि मैं अगर मामा सपोर्ट न करते तो मैं पढ़ नहीं पाता। और फिर बाद में मुझे ना कुछ स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी, जिससे मेरे जेब खर्चे चलते थे। आपको एक और समस्या थी स्टैमरिंग की, जी, मतलब बोलने में दिक्कत आपको होती थी। जी। तो कई मेरी स्टैमरिंग थी, मुझे डर लगता था मैं फंसा था। लोग पीछे से मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये तो बोल नहीं पाएगा। और मैं कई बार इसी स्टैमरिंग की वजह से मैं सच में नहीं बोल पाता था मैं। लेकिन मैं सोचा नहीं मैं बोलूंगा, आज तो नहीं बोल पा, लेकिन कल जरूर मैं बोलूंगा। मैं इसका आंसर मैं सबसे पहले मैं दूंगा। मैं आपने एक शानदार सा इन्वेंशन किया है, न्यूरो स्लाइडिंग मोड बैक स्टेपिंग कंट्रोलर चार्जर। जी, इसका आपने इन्वेंशन किया है कि जो दिमाग के इशारे पर गाड़ियों की बैटरी को मिनटों में चार्ज करेगा। तस लीला भगवान जू। जो भी इस एणकात का सही जवाब देंगे, इस दिए गए नंबर पर उस एणकात का सही जवाब जो सबसे पहले भेजेंगे, उन्हें मिलेगा एक शानदार सा गिफ्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं कि जिनके बोलने का लोगों ने खूब उपहास उड़ाया और मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची लगन और मेहनत से उन्हें जवाब दिया। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों में शुमार नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के प्रोफेसर अखिलेश सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में न्यूरो स्लाइडिंग मोड बैक स्टेपिंग कंट्रोलर चार्जर तैयार किया है, जिससे गाड़ियों की बैटरी चंद मिनटों में ही दिमाग के इशारे पर चार्ज हो जाएगी। अखिलेश सिंह स्टूडेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें बेस्ट टीचिंग के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आप बहुत ही एक पुअर फैमिली से आते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आज आप जिस मुकाम पे हैं, आज प्रोफेसर हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं और इन्वेंशन में अभी भी आप जो एक लगे हैं, बिजी हैं। पूरी इस जर्नी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं और आप अपने स्टार्टिंग एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी सर, मैं अभी आपको अपने मूलतः मैं चंदौली, वाराणसी के पास चंदौली जिले से हूँ। एक छोटे से गांव परासी कला से हूँ मैं। मूलतः मैं परासी कला एक छोटे से गांव से हूँ जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। वाराणसी, चंदौली को बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वाराणसी के पास नाम लेने से बहुत सारे लोग उसको एक रिकॉग्नाइज उसका हो जाता है। जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मेरे गांव से ही हुई। प्राथमिक विद्यालय से मैंने पढ़ा, क्लास 1 से क्लास 5 तक मेरी जो पढ़ाई हुई वो मेरे गांव से हुई। और अनेक सामना, हम लोग घर से पुअर फैमिली से आते थे। घर पर भी, अब तो घर, उस समय घर एक मिट्टी के घर थे, एक ही घर था। नीचे माँ बाप रहते थे, ऊपर मैं पढ़ता था तो ऊपर मैं रहता था या उनके साथ में रहता था। सामान उसी घर में, सामान भी सब रखे होते थे। बरसात के मौसम में ना, जब वो पत्थर खपड़ैल जब फूटते थे तो वहाँ से बारिश होती थी, तो कहीं कहीं कुछ बर्तन लगाए जाते थे कि पानी उसमें रुके उसमें रुकते थे। मुझे सब कुछ याद है, बचपन अपना पूरा। तो उसमें हम पानी लगाते थे कि बस यहाँ से न बहे, वहाँ से न बहे, कहीं मिट्टी से कहीं दीवार गिर रही है। तो ये सब स्ट्रगल रहा। यानी कि मतलब जो टपकते छत के नीचे भी आपने जीवन यापन किया है। हाँ, टपकते छत के नीचे बैठा मैं पढ़ा, वहीं पढ़ता था। बगल में यहाँ पहाड़ों में उसको उपले बोलते थे, हमारे यहाँ उसको गोईठा बोलते थे, किसी का रखा होता था। और माँ डरती भी थी क्योंकि बरसात का समय था, होता था ऐसे भी कहीं सांप ना हो, कहीं बिच्छू ना हो, कुछ काट न दे, कुछ पीट न दे। घर में जगह नहीं थी, एक ही घर था, मिट्टी का था। ऊपर कोठे बोलते हैं उसको, कोठे पे थे और नीचे सब लोग उसमें रहते थे। तो सामान्य परिवार, एक बहुत ही जो बचपना मेरा निकला वो बहुत ही एक गरीब परिवार से निकला मैं। और जो मेरी एजुकेशन भी रही मेरी ना, वो बड़ी ही ऐसे ही एक सामान्य, बहुत सामान्य रही। कि प्राथमिक विद्यालय गांव से मैं अपने पढ़ता था मैं। और कभी
क्लास 2 में जब था मैं, क्लास 2 में बच्चा 1 7 साल का बच्चा होता है, इससे बड़ा बच्चा नहीं होता। तो हमारे गांव में टीचर रहते थे, वहीं प्राइमरी स्कूल में रहते थे। मैं उनके यहाँ रात में रुकता था, उनके खाना उनका मैं बनाता था उनका मैं, और मैं उनकी सुबह सुबह उनका बर्तन धुलता था मैं उनका। अब चौका, उस टाइम तो गवर्नमेंट की इतनी सुविधाएं नहीं थी कि सबके घरों में गैस हो। उस टाइम गैस भी नहीं होती थी गांव में, मैं नहीं कभी किसी घर में गैस देखा उस टाइम। तो वही ये प्रथा सबके घर में थी। तो मैं उनके चौका बर्तन करता था मैं, उनके चूल्हे वूल्हे साफ करके मैं आता था मैं। फिर मैं घर सुबह आता था तो मैं गिलास में दूध लेके आता था, उनकी चाय बनाता था उनकी मैं, उनके दिन में खाने बनाता था मैं उनके फिर उनके हम लोग कभी पैर दबाते थे, कभी सर दबाते थे, एक पढ़ने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं था, मेरे घर में कोई बहुत लिखा पढ़ा कोई नहीं था, ना ही कोई शिक्षा का महत्व कुछ जानता था, और एक पिछड़े गांव से भी थे, उतना बहुत नहीं था इस टाइप की बहुत एजुकेशन में हो या बहुत लोग मुझे गाइड करते हों, इस टाइप का भी बहुत कुछ नहीं था। जैसे आपने जिक्र किया कि आप उनके लिए खाना बनाते थे, चूल्हा चौका उनके लिए करते थे, सफाई वगैरह वो करते थे, रात को वहीं रहते थे और चाय भी लेके जाते थे, दूध भी लेकर के जाते थे। तो ये आपकी ओर से अपने गुरु के लिए समर्पण था, सेवा थी? एक्चुअली मुझे शिक्षा लेनी थी, मुझे कुछ सीखना था उनसे। तो जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, किसी को करेंगे आप ना, देखिए एक गुरु ही ऐसा है ना जो आपको सब कुछ दे सकता है, उससे आपको कोई उम्मीद नहीं है। आपके कोई भी परिवार का हो, चाहे कोई साथी हो, चाहे माँ बाप की भी क्यों ना हो, सबकी उम्मीदें आपसे रहती हैं। लेकिन गुरु ही एक ऐसा है जो बिना कुछ लिए आपको सब कुछ देता है। आपको गुरु ही है एक ऐसा है, उसको आपसे कोई कुछ उसको नहीं चाहे कि आप मुझे पैसा कमाओगे तो पैसा दोगे, या आप उसको समय दोगे, या उससे कोई काम करोगे। गुरु को ऐसे कोई चाह नहीं है। तो मैं इस बात को अब उस टाइम, आज भी बहुत सारी बातें नहीं अब रिकॉल हो पाती हैं कि क्या मैं सोचता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शिक्षा लेने के लिए, मुझे और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मैं ना घर में कोई पढ़ा लिखा था, ना ही कोई रिच फैमिली थी। उस टाइम क्लास की फीस 1.5 रुपये होती थी, और वो भी 1.5 रुपया नहीं इकट्ठा हो पाते थे फीस देने के लिए। अब वो घर में एक भैंस थी, जिसके दूध बेच करके हम लोग अपना जीवन यापन किया, बचपन में हमने किया उसको। तो उसी से इकट्ठा करके हम 3-4 महीने की फीस कभी एक साथ दे दिए, या फिर ऐसे कर दिए, या घर में कपड़े नहीं होते थे, कभी फटी कपड़े होते थे, कहीं पीछे से फटे, कहीं आगे से फटे। उसका भी कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया उसका जी, कि कपड़े फटे हैं, क्योंकि किस तरह से डिजाइनिंग, सिलने में डिजाइनिंग करी गई है। तो कई बार उसका मैंने सहा है इस चीज़ को। लेकिन फिर उसको ही ऐसे ही दिमाग से वो चीज़ मैं कभी किसी बात को लेकर के दिमाग में नहीं बैठाया। आपके दिमाग में फिर सिर्फ इतना था कि आपने कैसे न कैसे पढ़ाई लेनी है, मुझे शिक्षा ग्रहण लेनी है, कैसे ग्रहण करनी है। तो मुझे ये था कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं, कैसे करूं, कुछ ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं होते थे। तो मैं यही सोचा कि मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके पैर दबाऊंगा, हाथ दबाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनकी खाना बनाऊंगा, उनके कपड़े साफ करूंगा, तो मुझे ये शिक्षा मुझे दे देंगे। जिनकी भी आपने सेवा की थी, जो टीचर थे, गुरु थे आपके जी, तो उनका कैसा रिस्पांस आपके लिए रहा है कि उनका आपके जीवन में क्या रोल रहा है स्टडी को लेकर के खासकर? एक्चुअली वो बड़े आश्वस्त थे कि ये कुछ ना कुछ करेगा, जिस तरह इसकी लगन है, ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हमें उतने ज्ञान नहीं होते थे। वो अध्यापक थे, उनको पूरे नॉलेजफुल थे, उनको भविष्य का पता था कि भाई जो अगर इसका बेस अगर स्ट्रांग रहेगा, ये पढ़ने के लिए इतना, अभी से ये 7 साल का बच्चा पढ़ने से अभी अगर इतना लालायित है अपने शिक्षा को लेकर के, तो भविष्य में कुछ ना कुछ करेगा ये। और मुझे कई बार बचपन बच्चा तो मैं भी था, कई बार मैं शैतानियां भी कर देता था मैं, जैसे कि बच्चा माँ बाप से नाराज होता, मैं उनसे भी होता था। कई बार मैं मार भी खाता था मैं, फिर नहीं मुझे उसका एहसास भी होता था कि नहीं मेरी गलती है। फिर वही जैसे माँ बाप से बच्चे थोड़े समय के लिए गुस्सा होते हैं, फिर से घुल मिल जाते हैं, वैसे मैं घुल मिल जाता था। और उनके यहाँ रह करके मैं क्लास 5 तक मैं पढ़ा। क्लास 5 के बाद फिर मैं क्लास 6 में अपने गया, थोड़ा गाँव से दूर 3-4 किलोमीटर दूर था, स्कूल था। डेली वहाँ से पैदल जाना, वहाँ से पैदल वापस आना, और सुबह के टाइम में जाना। कुछ एक बच्चों का झुंड था पूरा, मैं अकेला नहीं था, एक बच्चों का झुंड के साथ हम जाते थे। पूरे गांव से जाते हैं? हाँ, पूरे गांव से हम एक झुंड हम जाते थे, और शाम को एक झुंड के साथ हम वहाँ से आते थे।
वहाँ पर भी काफ़ी टीचर मुझे पहचानते थे, मुझे नहीं पढ़ने में काफ़ी ये होशियार लड़का है। यानी कि बचपन से होशियार रहे हैं आप? बचपन से हाँ, होशियार मैं शिक्षा के प्रति रहा हूँ मैं कि मुझे शिक्षा लेनी है मुझे। चलिए 5th क्लास में आपने जो डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक कुछ आपने टॉप जी किया था? हाँ, उस टाइम मैं अभी तो एग्जाम क्लास अपने कॉलेज में होता है, उस टाइम सेंटर जाया करते थे। हाँ, 5th क्लास का भी बोर्ड होता था। उस टाइम बोर्ड होता था, तो मैं बोर्ड में मैं अपने घर से सुबह 7 बजे हमारे उस टाइम जो सुबह जो एग्जाम वो मई जून में एग्जाम होते थे, मुझे याद है मैं घर से अपना रोटी और जो भी कुछ सब्जी जो होती थी मैं लेकर के उसको जाता था उसको मैं, और एग्जाम देता था। मैं उस टाइम अपने ब्लॉक में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप किया, जिसकी वजह से वो टीचर भी मुझे बहुत मानते थे। मुझे काफ़ी मतलब उस आसपास के लोग, अब तो उस टाइम मीडिया इतनी नहीं थी, लेकिन गांव में कि इनके लड़के फलाने लड़के पढ़ने बहुत तेज है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। और खास मुझे तो अच्छा लगता था, मेरे गुरु को बहुत अच्छा लगता था, मैं इसको पढ़ाया हूँ और ये काबिल बने गए एक दिन जाकर के। तो जैसे 5th क्लास में आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, उसके बाद आगे की जो एजुकेशन आपकी रही है, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, इंटर तक की एजुकेशन फिर वही हुई आपकी जहाँ थे आप? फिर मैं क्लास 6 से 8 तक हुई जूनियर हाई स्कूल में हुई। वहाँ बोर्ड नहीं जाता था वहाँ पे, तो क्लास में रहा, वहाँ भी मैं क्लास टॉपर रहा, अपना कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर रहा मैं, वो स्कूल में होता था। उसके बाद मैं 9th-10th हमारा हाई स्कूल का इंटर कॉलेज में गया मैं, और इंटर कॉलेज में 2001 में मैंने अपना ब्लॉक टॉप किया था। उस टाइम बहुत परसेंटेज की बड़ी एक वैल्यू होती थी, उस वक्त बहुत वैल्यू थी। तो मैं ब्लॉक, तो आपने इंटर में जो है ब्लॉक टॉप किया आपने? मैं हाई स्कूल में। अच्छा, हाई स्कूल में मैं ब्लॉक टॉप किया। और मुझे आज भी याद है कि मुझे 15 अगस्त के दिन मुझे बुलाया गया और मुझे भार्गव डिक्शनरी इनाम की प्राइज के तौर पे मुझे दी गई थी। मैं काफ़ी उत्साहित था, माँ बाप का भी मेरे मैं पढ़ने में इतना होशियार था कि जब मैं कुछ मुझे कोई प्राइज मिलता था ना, तो मेरे माँ बाप का भी सीना चौड़ा होता था। माँ बाप को ज़रूर आप पर गर्व होता होगा, क्योंकि इतने पुअर फैमिली से वो चीज़ें हालात आपने देखी हैं, और तो उसके बाद अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो निश्चित तौर पर जो है माँ बाप को खुशी होती है। तो जो माँ बाप, हालांकि भले ही माँ बाप एजुकेटेड ना हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके पास वो नॉलेज, वो ज्ञान है जो हमारे किताबों में या फिर कहीं और नहीं होती हैं। वो सबसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं माँ बाप, कि उन्हें ये जानकारी होती है कि जीवन को कैसे संभाला जाएगा। अभी उस पर भी अभी आएंगे कि माँ बाप का क्या रोल रहा है। और हाई स्कूल में जब आपने टॉप किया जी, तो आपको डिक्शनरी आपको भेंट की गई, मुझे भार्गव की डिक्शनरी, इंडिपेंडेंस डे के दिन छोटी डिक्शनरी थी। हाँ, और वो डिक्शनरी मैं आज तक रखा हूँ मैं, कभी काल में पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, बहुत सारी चीज़ें अपनी बचपन की याद आती हैं। तो आप अपने माँ बाप का आपको कितना सपोर्ट रहा है? देखिए, मेरे माँ बाप को तो बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि घर में कोई इनकम का ऐसा कोई सोर्स नहीं था। खेती बाड़ी थोड़ी थी, बट ऐसे कोई पैदावार नहीं थी, उतना उपजाऊ नहीं थी। घर में एक भैंस थी मेरे, जिसका दूध निकाल करके बेच करके मैं उसी से मैं पढ़ता था। मैं मुझे याद भी आता है कि मैं हाई स्कूल में जब पढ़ता था ना, तो मेरी फीस थी 9 रुपये थी मेरी फीस। अब वो 9 रुपये भी मैं नहीं दे पाता था मैं, तो कभी 6 महीने की फीस एक साथ जोड़ के लेकर के दूसरे पैसा मिलता था, या फिर कहीं से कुछ खेती से पैसा आता था, तो वो एक साथ जोड़ करके पैसा दिया था। मुझे वो याद है कि भाई कई बार मुझे क्लास में खड़ा कराया जाता था कि आपकी फ़ीस कहाँ, आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई, तो उस टाइम वो भी नहीं दे पाता था। एंड क्लास 6 से क्लास 8 तक 5 रुपये फीस थी, तो वो भी नहीं समय से नहीं हो पाते थे। तो बट धीरे धीरे करके वो दो एक दौर था, निकल गया वो। उसके बाद आगे की स्टडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। फिर 12th के बाद मैंने फिर पॉलिटेक्निक किया। मैं पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था। मेरी स्टेट में 17वीं रैंक आई थी, मेरी रैंक आई थी, जिससे मुझे एक यूपी का बहुत टॉप प्रतिष्ठित कॉलेज मुझे मिला, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक, महमूदाबाद, सीतापुर। जब उसके लिए भी पैसे तो होते नहीं थे कि पढ़ पाता मैं, बट उस कारण के लिए मेरे मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्हें पैसे इकट्ठा किए। मेरे छोटे मामा जॉब करते थे, दूर रहते थे, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट किए उस टाइम। लेकिन वो जो फीस थी ना, मेरे बड़े मामा ने दिया था, तो उन्होंने इकट्ठा की। और मैं अब उस टाइम मुझे बचपन से ही कोई कहीं लेके ना एडमिशन कराने कोई जा पाता था, ना मेरे कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए जाता था, ना तो कहीं कोई स्कूल कॉलेज में मेरे कोई गया ही नहीं कभी। तो जहाँ पे जाता था मैं ही अपना जाता था मैं। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए कि मैं जा रहा था मैं,
तो छोटे से बैग में पैसा मुझे दे दिया गया है। लोग जाने हो होशियार है, संभाल लेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं पैसे को लेकर के अपना, एक ट्रेन चलती थी उस टाइम, आज भी चलती है, बनारस से जाती थी लखनऊ, बरोड़ा एक्सप्रेस। मैं सुबह अपना, शाम को यहाँ घर से मेरा दूर था स्टेशन, मैं गया वहाँ पे स्टेशन पे, रात में रुका और पैसे को मैं अपना इधर आगे को रखा ऐसे, बैग, छोटा सा बैग था, उसमें पैसे रखे थे, उसमें आगे को रखा उसमें, और आगे चादर ओढ़ ली, कोई देखा ना, मैं उल्टा मैं सोया मैं कि कोई पैसे निकाले, कोई ले ना जाए, कोई पेट के बल। फिर सुबह उठा, मैं अपने कॉलेज गया, वहाँ एडमिशन लिया, फिर वापस आया। फिर 3 साल की जर्नी रही। वो कॉलेज लाइफ बहुत बेहतरीन थी, काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने वहाँ पे, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। पढ़ने थोड़ा अच्छा था मैं, होशियार था मैं, बट थोड़ा पुअर फैमिली था, तो कोई मैटर नहीं करता। आपके पास अगर आपके अगर टारगेट, आपके गोल अगर आपके सेट हैं, आपको करने क्या है, आपकी अगर महत्वाकांक्षा आपके अंदर है कि मुझे पढ़ना है मुझे, तो आपको, मैं तो नहीं मानता कि आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 3 साल जर्नी रही, अच्छे अच्छे मेरे दोस्त रहे। मैं अपने दोस्तों के भी कुछ दोस्त में हमारे रहे वहाँ पे, अमित पाठक जी रहे, प्रदीप बालियान रहे, कमलेश रहे, अमित रवि रहे, ये सब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे वहाँ पे। तो इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। अब उस टाइम पैसे नहीं होते थे, मेरे मामा फिर मुझे सपोर्ट करने लग गए थे फिर मुझे। ठीक है, जब उनको एहसास हुआ कि ये कुछ करेगा, पढ़ सकता है, तो उसके बाद मुझे वो सपोर्ट मुझे करने लग गए थे। तो मैं छोटे छोटे पैसे ना मुझे भेजते थे, बाहर से मुझे भेजते थे, वो बाहर रहते थे, तो मैं उस पैसे के लिए लखनऊ जाता था पैसे निकालने के लिए। मैं उस टाइम कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो लखनऊ में जाता था मैं, पैसे वहाँ से करके वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस से पैसे में निकाल करके वहाँ से मैं लेकर के आता था मैं। तो मेरी वहाँ की एजुकेशन, मेरी डिप्लोमा की 3 साल की मेरी यात्रा रही। जैसे ही मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया अपना, मैं, बहुत सारे लोग कहते तुम जॉब में आओ, बट मुझे भी लगता था कि मुझे जॉब में आना चाहिए, बट मेरे फादर और मदर की इच्छा थी नहीं, खूब पढ़े कम से कम, अच्छा मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे पढ़ूँ, मैं भी बहुत होशियार रहूँ, आगे समाज को मैं कुछ दूँ, मैं अपने देश समाज को, अपने परिवार को, या अपने जो हमारे समाज के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग, उनको मैं कुछ दूँ मैं। तो फिर मैं उसके बाद प्रयागराज में बीटेक ज्वाइन किया मैंने, यूनाइटेड कॉलेज में। तो वहाँ से मेरी मैं सेकेंड ईयर में, वहाँ से सेकेंड ईयर में मैं एडमिशन लिया, और फिर वो फीस मेरे मामा ही दिया था। हमारे पास पैसे होते नहीं थे, पैसे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाते, ये तो फिक्स है कि मैं, अगर मामा सपोर्ट न करते तो मैं पढ़ नहीं पाता। और फिर बाद में मुझे ना कुछ स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी, जिससे मेरे जेब खर्चे चलते थे। ये सब चीज़ें, कभी दूध बेच करके, मुझे आज भी याद है कि 1 हफ्ते के मुझे 100 रुपये मिलते थे कि आपको 1 हफ्ते ही अपने जेब खर्च चलाने हैं। तो 100 रुपये से मैं अपना पूरा वीक का खर्चा मैं अपना निकालता था। मैं पैसे नहीं होते थे, और मामा से भी मैंने उतना नहीं करता था, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट था। वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि भाई मुझसे पैसे कहना, जो भी है मुझसे कहना। अब उस टाइम टेलीफोन भी नहीं होते थे, तो याहू चैट मैसेंजर से मुझे वो कॉल करते थे कभी। अच्छा, हाँ, याहू चैट मैसेंजर से मुझे वो कॉल करते थे इंटरनेट पे। कभी कहते आज वो फॉरेन पे रहते थे क्या? हाँ, वो फॉरेन में रहते थे। अच्छा। तो वो मुझे कॉल करते थे कि इस दिन तुम कैफे में आना, मैं तुमको मैं बात करूंगा। तो मैं भी बड़ा खुश, उस दिन पूरा सज धज के, पूरा बूट पास करके मैं जाता था वहाँ, बैठ के वहाँ पे उनका वेट करता था, 1-1 घंटे वेट करता था, तब जाके नंबर मिलते थे, और उनसे बात करता था। तो अच्छा लगता था, जब अपने दुख में उनसे कहता था। इससे आगे जो मास्टर्स की जो आपने एजुकेशन ली, उसके बारे में बताइए। जी, पॉलिटेक्निक बाद में जब मैं ग्रेजुएशन बीटेक में गया, वहाँ पे मैं सेकेंड ईयर में एक आम, अब मैं डरा सहमा सा, मैं इतने लोग बच्चे बड़े घरों परिवार से बच्चे आते थे, बड़े पढ़े लिखे बच्चे आते थे। मैं तो स्टार्टिंग में बड़ा डरा सहमा सा, मैं सबसे पीछे बैठता था मैं। तो ऐसे टीचर, तो कुछ कभी काल जब टीचर क्वेश्चन पूछते तो मैं उसका आंसर देता मैं। तो 2-4 बच्चों ने मुझे ऑब्जर्व किया, नहीं ये आंसर देता है, पढ़ने में होशियार लग रहा है। तो उस टाइम मेरी जो दोस्ती हुई वो है आशीष शुक्ला से हुई, सुमित जायसवाल से हुई, सुधीर शुक्ला से हुई, और विश्व मनोहर से हुई। ये लोग मेरे दोस्त बने। लेकिन इनके बीच में एक लड़का और था, राजीव सिंह। वो बहुत ही शांत बच्चा था, वो मेरी काफ़ी हेल्प करता था। लेकिन ये मेरे ऐसे दोस्त थे कि मेरे हर पल पे मेरी हेल्प मेरी किए। पर हम साथ ही, तब से जब मैं कुछ आंसर देने लग गया, पढ़ने लग गया, तो हमारी दोस्ती हो गई।
और हम साथ उठना बैठना खाना पीना भी हमारा साथ होने लग गया। उसमें आशीष शुक्ला सबसे होशियार थे, वो ब्रिलियंट थे। मुझे भी अच्छा लगता, तेज लोग जो तेज बच्चे होते हैं उनके साथ मिलना घुलना मुझे अच्छा, तो मैं उनके साथ भी बैठता और मैं उनसे भी काफ़ी सीखा। हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई। और जैसे मैं थर्ड ईयर में, पहले गेट के एग्जाम आज भी होते हैं, गेट के एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो आपको बहुत बड़ा तोप आपको लोग समझते थे। तो मैं कॉलेज में मैंने गेट का एग्जाम थर्ड ईयर में ही मैंने क्वालिफाई किया। अपने क्लास में तो हम 2 लोग थे, 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन से मैं किया और दूसरे सेक्शन से एक हमारे दोस्त, वो भी हमारे बाद में दोस्त हमारे हो गए थे, अमित कुमार यादव ने किया। पूरे कॉलेज से हम 2 ही लोग थे। तब गेट क्वालिफाई जो किया हमने थर्ड ईयर में, तब तक मेरी छवि बड़ी अच्छी हो गई। सब टीचर जानने लगे, मुझे पहचानने लगे। उससे पहले एक टीचर हैं, आज भी वो टीचर हैं, वहाँ छोड़ के कहीं और वो हैं, MMM गोरखपुर में हैं, अवधेश सर ने मुझे सेकेंड ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट किया कि बच्चा पढ़ना चाहता है, इसके पास कुछ समस्याएं हैं, पढ़ना चाहता है बच्चा, कुछ फाइनेंशियली कम बच्चा है, कुछ लगता है इशू है। तो मैं उनके घर जाकर के भी मैं पढ़ता था। मैं घर पे पढ़ता था, उनके केबिन में पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था। मैं उनका फ़ैन हो गया। मैं जो भी समस्याएं होती वो मेरे सॉल्व करते, क्योंकि वो मुझे समझ चुके थे। मुझे जहाँ तक लगा वो समझ गए थे कि इस बच्चे को इसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है, पोटेंशियल है कुछ जी। तो मैं थर्ड ईयर में जब मैं गेट किया तो मुझे बहुत माने काफ़ी, फिर से तब तो फिर मैं जब पूरा कॉलेज फिर जान गया था। फिर मैं एंड फिर वहाँ से फाइनल ईयर हुआ। फाइनल ईयर करके फिर मैं मास्टर्स के लिए मैं गया हिमाचल, NIT हमीरपुर। वहाँ से भी पहले अलग अलग फॉर्म भरते थे। पहले कंबाइंड काउंसलिंग नहीं होती थी MTech के लिए। अब एक बार पैसा चला गया, दोबारा वो पैसा भी, इतने पैसे नहीं कि हम कहीं भर पाए हैं। एक बार भर दिया तो उससे पहले काउंसलिंग हो गई और मैं हिमाचल NIT में मेरा वहाँ पे हो गया। 2 साल की जर्नी वहाँ पे मेरी बहुत बेहतरीन जर्नी रही। मेरे अंदर जो मुझे वहाँ पे टीचर मिले, अब वहाँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे, कुछ फॉरेन कंट्री के भी बच्चे थे वहाँ पे। उनके साथ काफ़ी एक कंपटीशन था, पढ़ना है आपको 20 और कुछ काम था नहीं। कोई आ रहा है, कोई हॉस्टल से आ रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, 24 आवर लाइब्रेरी कभी बंद नहीं वहाँ की हुई। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और वहाँ पर भी मुझे जो टॉपर, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो जो टॉपर्स थे हमारे सीनियर, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन मेरी तो ऐसी रही कि भाई जो पढ़ने वाले लोग हैं कैसे उनसे मिलो, उनसे क्या क्या। तो जो टॉपर्स लोग थे वहाँ पे गए, एक थे नागेंद्र सर थे, गोविंद सर थे, आनवी सर थे, नवीन सर थे। इनसे सबसे मैं मिला वहाँ पे और पहले दिन से ही मैं मिला कि भाई मेरी थी कि भाई जो कौन बच्चा टॉपर पढ़ने में है मैं उससे मिलूं और मैं उससे अपना दोस्ती में करूं, मैं उससे मैं कुछ सीखूंगा उससे मैं। तो ऐसी चीज़ मेरे अंदर थी। मैं इनसे फिर मैं साथ साथ में अब तो बड़े लॉन्ग टाइम हमारे संबंध हो गए। तो संगति भी आपकी काफ़ी अच्छी रही इसका मतलब। हाँ, मैं सबसे बेहतरीन, आप अगर संगति आपकी अच्छी है तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ पाने से रोक नहीं सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है संगति से। तो मैं हमेशा ये देखता था कौन बच्चा कैसा है, कौन टॉपर्स हैं। मैं जाके डायरेक्ट उनसे मैं मिलता था और मैं कहता था कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा नाम ये है, आप मेरा नाम भूलना नहीं, मैं कभी आपके पास आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा मैं। तो मेरे अंदर ये सब डर नहीं था। डर नहीं था। बहुत बढ़िया। आपने कई चैलेंजेस फेस किए हैं जी, और आर्थिक रूप से परिवार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के साथ साथ आपको एक और समस्या थी, स्टैमरिंग की। जी, मतलब बोलने में दिक्कत आपको होती थी। जी। ये आपके इस पूरे सफ़र में कितना चुनौतीपूर्ण ये चीज़ रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए तो इतना चुनौतीपूर्ण रहा, मैं इतना स्ट्रगल किया इससे, इतना मैं डरता था मैं कि जब तक मैं बचपन में था तो इतना कभी आभास नहीं हुआ। बच्चे मजाक उड़ाते थे पीछे से, बट उतना फील नहीं होता था। लेकिन जैसे जब बढ़ता गया मैं ना आगे से, जैसे ही पहले डिस्ट्रिक्ट लोग मिलने लगे, फिर स्टेट में मैं चला गया, मिलने लगे वहाँ पे, फिर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आने लगे। तो जब कभी भी किसी के सामने बात करनी होती थी तो बड़ा डर लगता था। और दूसरी, हम हिंदी भाषी लोग, हम नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो पहले हमें इंग्लिश में जो कोई साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो हमें उसको पहले अपने माइंड में कन्वर्ट करना होता था, फिर बोलना होता था। तो कई मेरी स्टैमरिंग थी, मुझे डर लगता था मैं फंसा था। लोग पीछे से मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये तो
बोल नहीं पाएगा। और मैं कई बार मैं इसी स्टैमरिंग की वजह से मैं सच में नहीं बोल पाता था मैं। लेकिन मैं सोचा नहीं, मैं बोलूँगा, आज तो नहीं बोल पाऊँगा, कल जरूर मैं बोलूँगा, मैं इसका आंसर मैं सबसे पहले मैं दूंगा मैं। और मैं ऐसा होता भी था कि मैं सोचे आज आंसर दूंगा मैं। लेकिन मुझे कई बार सेमिनार जब होते थे तो मुझे जब स्टेज पे जब लोग भेजते थे तो मेरे गले सूख जाते थे। तो मैं पानी रखता था मैं, तो मैं पानी पी के अपने गले के ऊपर थोड़ा सा डाइल्यूट में करता था मैं, तब बोलता था। स्टैमरिंग का बड़ा भी मैं, अगर स्टैमरिंग ना होती तो मुझे लगता है कि थोड़े बेहतर, इससे बहुत बेहतर होता, बेहतर जगह होता। लेकिन मैं कभी अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, मैं स्ट्रगल करता रहा। भाई एक स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ना स्टैमरिंग आपको कभी रोक सकती है। आपको अगर आपको जो टारगेट्स हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, अगर उनको पाना है तो स्टैमरिंग कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, बाद में जब मैं सब जाना मैं, पहले मैं एमटेक तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि स्टैमरिंग को हरा करके इतने आगे तक गए, और दुनिया में जान भी लोग नहीं पाए कि उनको स्टैमरिंग है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे, लोग कहते हैं ऋतिक रोशन को स्टैमरिंग था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था। जब लोगों ने कहा कि तो उनको स्टैमरिंग नहीं वो है, वो कैसे बोलते हैं, आप भी ऐसे बोलो, डर नहीं है, तभी मैं भी हिम्मत रख के अपना बोलता था मैं अपना हिम्मत रख के मैं पूरा मैं बोलता था मैं कि नहीं स्टैमरिंग नहीं है, मैं अच्छे से दूंगा। और हमेशा मैं लीडिंग रोल में रहा, जहाँ भी रहा मैं, चाहे वो कॉलेज में रहा, चाहे मैं स्कूल में रहा, चाहे मैं एमटेक किया, चाहे मैं पीएचडी किया, मैं हमेशा लीडिंग रोल में ही रहा, हमेशा लीड में करता रहा मैं। क्या आपने कभी सोचा भी था, क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि इस स्टैमरिंग के कारण हो सकता है कि मैं आगे न बढ़ पाऊँ, या फिर मुझे कोई जो है समस्या हो, प्रॉब्लम हो? ऐसा कभी सोचा आपने अपने जो है लाइफ में, ऐसा इस तरह का एहसास हुआ कभी आपको? देखिए स्टैमरिंग तो मैं कभी उस टाइम भी नहीं सोचा और आज भी नहीं सोचता मैं। हाँ। मेरी लाइफ में जब भी मैं कभी जैसे कि कुछ बोलना चाहता तो लगता है आज स्टैमर होगी, तो कभी दिमाग में आ गया, लेकिन मैं कभी सोचता नहीं कि स्टैमरिंग भी कोई चीज़ होती है। हाँ, कभी अगर मैं कुछ हो रही है तब दिमाग आता है देखो मैं स्टैमर कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं कि मैं स्टैमरिंग हूँ, या किसी ने पीछे से मजाक उड़ाया तो मुझे लगा वो भी मैं वो बात भूल जाता हूँ। मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि किसी ने क्या कहा। कि हाँ, कभी कुछ ऐसे सफल रहे, कभी लड़ाई झगड़े भी हुए, ऐसे नहीं कि नहीं हुए। जैसे कि मैं कोई इंसिडेंट आपको याद हो? हाँ, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। मैं अपना बीटेक में था मैं, और मैं क्वेश्चन का आंसर सर ने पूछा, वहाँ से मैं दे रहा, मैं बिल्कुल फंस गया मैं। और बच्चे हंसने लग गए बिल्कुल, बच्चे पूरी क्लास के बच्चे हंस गए। अब उस टाइम मैं बिल्कुल नर्वस जैसा हो गया मैं। अब वो मैं स्टैमर करने लगा मैं, जब स्टैमर करने लगा मैं तो बच्चे हंसने लग गए। जाहिर सी बात है, कोई भी हंसता है, बच्चों की गलती नहीं थी, वो हंसने लग गए। और उसने में बात भूल गई और स्टैमर बढ़ गई। फिर जहाँ आपको डिमोलाइज किया जाता है ना, वहाँ स्टैमर आपकी बढ़ जाती है। हाँ। लेकिन जहाँ आपको हमेशा नहीं बेहतरीन, आप बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है, तो आपको स्टैमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उस टाइम ऐसे रहा। फिर मैं थोड़ा होता ही है कि नाराज भी हुआ मैं। फिर लगा यार मैं ऐसा ही हूँ तो फिर उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ मैं। और मैं आज भी कोई पूरी ट्रू के साथ मैं कह रहा हूँ कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ना स्टैमरिंग से कोई कहीं पीछे होता है, और कभी भी ना स्टैमरिंग का माइंड में उस आदमी को रहता भी नहीं है। यहाँ पर भी कई हमारे बच्चे आए, मैं उनको एक बेहतरीन सलूशन दिया, और ऐसे कई बच्चे रहे जिनको मैं आगे बढ़ाया। एक बच्चा था दीपक, शायद उसका नाम दीपक था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं, दीपक शायद था, लंबा सा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में था। वो तो बहुत उसकी स्टैमरिंग थी, उसको मैं काफ़ी उसको बार बार मैं खड़ा करता उसको मैं जान के, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं जानता था कि अगर ये मैं इससे बार बार पूछूंगा तो उसका आंसर देगा, कभी उसका मन फिर धीरे धीरे एक फ्लो में आएगा, फिर कॉन्फिडेंस उसका कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्डअप होगा। तो उससे तो मेरा नहीं लगता कि स्टैमरिंग कोई रुकावट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्हें ये समस्या, जो समझते हैं कि समस्या है, तो उनके लिए आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है निश्चित तौर पर। आपका बैकग्राउंड जो एजुकेशन का रहा है वो रहा है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आपका रुझान टीचिंग की तरफ, प्रोफेसर की तरफ या साइंटिस्ट की तरफ को कैसे, बस के बारे में बताइए। देखिए, मेरा भी रुझान रहा कि मैं भी आफ्टर एमटेक मैं कोई रिसर्च इंडस्ट्री में जाऊंगा, कुछ रिसर्च करूंगा, उस रिसर्च को आम पब्लिक तक वो जाए, लोग उसका यूज़ करें, उसका लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, एक बेसिक प्रॉब्लम। मैं बहुत बार ऐसे कि मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्चर था, आम छोटी सी प्रॉब्लम को मैं चाहता कि जो भी मैं
इंडस्ट्री बेस्ड काम करूं, वो ना लोगों तक पहुंचे और लोगों की हेल्प उससे हो। बस यही मेरा जो मोटिव था कि लोगों की हेल्प हो, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों। लेकिन जैसे ही मैं निकला, अपनी मास्टर्स पूरी करके निकला मैं, तो मैं सीधे एजुकेशन में ही सबसे पहले वहीं मेरी जॉब लगी। और जब मैं एजुकेशन में आ गया, फिर मेरा मन जो है ना, फिर मैं लोगों के जब मैं क्लास लेता पढ़ता तो मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते, बच्चों के साथ मिलते, कि फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। जो मेरा एम था, जो मेरा उद्देश्य है कि लोगों के तक जाकर पहुंच करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड और ऐसे रीजन में कि जहाँ जिस रीजन से मैं आता हूँ, मैं जो बिल्कुल मतलब कि कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से दूर हो, टेक्नोलॉजी के पास नहीं हो। जो मेरी सोच, तभी मैं पहाड़ों में आया। मैं पहाड़ों में 2011 में मास्टर्स करने के तुरंत बाद में आ गया। मैं द्वाराहाट गया, मैं द्वाराहाट 1 साल रहा मैं। फिर मैं द्वाराहाट के बच्चों को, पब्लिक को देख करके, जो बच्चे पढ़ने आते थे, मैं देखता था कि बच्चे यहाँ दूर फंसे पड़े हैं और इनकी रियल में प्रॉब्लम। फिर मुझे ना सब लोगों के फेस पढ़ने जैसे आते थे। ये आदमी यार प्रॉब्लम में है, ये बच्चा प्रॉब्लम में है। जब मैं क्लास लेता तो मैं चारों तरफ देखता और पूछता लोगों से, अच्छा आप भाई, वो फेस देख करके ही समझ में आता कि किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया। तब मुझे लगा नहीं यार, मैं बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। अब उस बात है जो हाल ही में आपने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया है, एक इन्वेंशन किया है, ये हमारे जनपद के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है कि आपने एक शानदार सा इन्वेंशन किया है, न्यूरो स्लाइडिंग मोड बैक स्टेपिंग कंट्रोलर चार्जर। जी, इसका आपने इन्वेंशन किया है कि जो दिमाग के इशारे पर गाड़ियों की बैटरी को मिनटों में चार्ज करेगा। ये क्या इन्वेंशन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग ना अपने फाइनल ईयर बच्चों के साथ हमने एक अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने बनवाई थी। हाँ, जो काफ़ी फेमस हुई थी। उसकी खबर हमने भी चलाई थी। हाँ, आपने भी उसकी खबर चलाई थी, बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है। और काफ़ी वो न्यूज़ में रही हो, क्योंकि ऐसे लोकेशन पे ना रिसर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब हम कुछ नई चीज़ करते हैं तो काफ़ी कुछ वो पॉपुलर होती है। तो उसकी जो बैटरी होती थी, वो बार बार निकाल करके हमें चार्ज करना 8-9 घंटे हम लगाते थे। फिर पहाड़ में एक बात और भी लोग कहते हैं कि पहाड़ों में ये भी सक्सेस नहीं है। हाँ। ये भी सक्सेस नहीं है, लोगों के मन में फोबिया है। और सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे रोड है ना, कहीं इंक्लाइन है, कहीं डिक्लाइन है, उसे कहते हैं जिगजैग, हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में जिगजैग रोड है, कहीं घुमावदार रोड है, जिससे उस पर हमारी जो मोटर पे लोड पड़ता है, मोटर की लोड से बैटरी पे लोड पड़ता है हमारे, और बैटरी वहाँ से जल्दी हमारी डिस्चार्ज होती है। तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम, ये रियल प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आती थी कि मैं कैसे अपने एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन से मैं ऐड करूं उसको। मैं वैदिक एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन कैसे ऐड करूं मैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि हम फास्ट चार्जिंग पे, मेरा फोकस है फास्ट चार्जिंग पे। फास्ट चार्ज करेंगे जिससे कि पहाड़ों के लोगों की समस्या और जो हमारी समस्या है ईवी वाली, वो सॉल्व पूरी हो जाएगी। फिर उसके लिए हमने एक प्रपोजल रेडी हमने किया और यूकॉस्ट को हमने देहरादून में सबमिट किया, जिसे में यूकॉस्ट ने हमें उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें उसके लिए कुछ फंड दिया। लगभग 6,37,000 हमें उसके लिए फंड दिया हमें उन्होंने। और उसी पैसे से हम अपने नए थॉट्स डेवलप करते गए, चार्जर बनाते गए, थॉट्स नए उसमें डालते गए। दिमाग में ये भी आता था कि जब हम अपने पहले, थोड़ा मैं आध्यात्मिक विषय में रहा, मैं जुड़ा रहा मैं, तो मेरे दिमाग में आता था यार, जब मैं आध्यात्म से हम आध्यात्म से जो लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जा सकता है, हमारी बनाई हुई जहाज एरोप्लेन उड़ सकती है, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ट्रांसफर ऐसे हो सकती है। ये सब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। कई बार फेलियर होते थे, फिर जोड़ना तोड़ना, कई बार फेलियर होना, रिजल्ट ना आना, कई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाना, उसके लिए यहाँ भाग दौड़ करना, वहाँ भाग दौड़ करना। फिर धीरे धीरे जैसे एआई डेवलप होती गई, फिर थॉट्स हमारे भी डेवलप होते गए। नहीं, हम करेंगे तो ऐसे कि जो बिना अपनी थॉट्स से ही, अपने न्यूरॉन से ही, अपने इंटेलिजेंस से ही उसकी स्पीड अप उसको देना हमें। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे एआई, हमारे ब्रेन्स के थॉट्स रहे, उसको हमने फैचअप किया अपने कंट्रोलर में, ट्राई किया कि उसको हमने सिमुलेट किया।
उसको सिमुलेट करने के बाद उसको हमने अपने कंट्रोलर में फैचअप किया और उसके रिजल्ट हमने आज 3 साल तक हम लगातार उस पर काम करते रहे और आज वो हमें जब सक्सेस का रिजल्ट समय आए तब हमें लगा नहीं, हमारी जो वैदिक एजुकेशन थी, जो लोग कहते थे कि नहीं यार वो हमें बिल्कुल अपने मन के वेग से हम इस प्लेनेट से उस प्लेनेट हम जाते थे, तो हम ये सब चीज़ें हम अपने रियल एजुकेशन में, अपने मॉडर्न एजुकेशन में भी उसको हम लेके आ सकते हैं। इस चार्जर के बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे, किस तरह का चार्जर है देखिए, और भविष्य में क्या इसका कोई पेटेंट आप करने वाले हैं या क्या है, और इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या सोच करके आप इस पर बताइए। देखिए, चार्जर का जब पूरा जो नाम है सोलर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बाय यूजिंग न्यूरो स्लाइडिंग मोड बैक स्टेपिंग कंट्रोलर। इतना बड़ा नाम इसका नाम ही है। ठीक है। नाम है क्योंकि इसका हमने जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो सोलर से हम ले रहे हैं और उसको हम अपने जो कंट्रोलर हमने डिजाइन किया हुआ है कि हमें चाहते हैं कि इस कंट्रोलर हमारे चार्ज का जो हमारी जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी हुई थी अपने बच्चों जो हमने ईवी बनवाई या जो पहाड़ में बहुत सारी ईवी नहीं उस टाइम दिखती थी और यही था कि ये ईवी क्यों नहीं आ रही हैं, तो लोग कहते हैं यार ईवी सक्सेस नहीं है पहाड़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल पहाड़ में सक्सेस नहीं है। अब सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बैटरी जल्दी उसकी डिस्चार्ज हो जाती थी। पहाड़ में जो रोड हैं जिगजैग रोड हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन है, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, बहुत ज़्यादा घूमने हैं, बार बार घूमने हैं, इससे ज़्यादा हमारी मोटर पे ज़्यादा पावर की नीड होती है, बैटरी हमारी जल्दी डिस्चार्ज होती है, चार्जिंग स्टेशन कहीं है बहुत अभी है, उस टाइम नहीं थे, आज तो कहीं सारे लोग कर रहे हैं, डेवलप लोग। तो ये मतलब ऑटोमेटिक चार्ज होगा ही या इसको चार्ज करना पड़ेगा? ये तो देखिए कनेक्शन तो हमें सॉकेट तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जो स्पीड अप हम देंगे इसमें, जो स्पीड अप आपकी सोच है चार्ज, तो ये स्पीड अप आपको देगा, आपको स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा ये कि जो स्पीड आपको हो वो स्पीड अप आपको कहीं आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिस्प्ले पे 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डिस्प्ले आपको होते रहेंगे और आपको फास्ट चार्जिंग आपकी होती रहेगी। जैसे आप सोच रहे अब चार्ज हो जाए, तो ये चार्जिंग आपकी वहाँ से आएगी, वहाँ से। तो जैसा दिमाग सोच रहा है उसी ही उतना ही फास्ट वो चार्ज करेगा। बहुत जी। तो जिससे मैंने पूछा कि इसका कोई पेटेंट भी आप करने जा रहे हैं? हाँ, इसका पेटेंट अभी मैं फाइल लगभग सब डॉक्यूमेंट में तैयार कर लिया हूँ मैं। अब पेटेंट का मैं फाइल करूँगा। मैंने प्लान किया कि इसका यूएसए से पेटेंट करने को जो टेक्नोलॉजी होगी मैं अपने कंट्री को दूंगा मैं। आप अभी यहाँ पर नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे यहाँ नगर पिथौरागढ़ में है, SIT के जो नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर प्रोफेसर हैं। इस कॉलेज के बारे में कुछ संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, कॉलेज वर्ष 2011 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था और ये कॉलेज का जो मूलतः उद्देश्य था कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, जो एक पहाड़ के चाहे नॉर्मल फैमिली हो चाहे कोई भी फैमिली हो, परिवार के लोग हों, सबके लिए ये कॉलेज खोला गया था कि इतने ऐसे लोकेशंस पे इंजीनियरिंग कॉलेज का होना एक बड़ा चैलेंजेस है। जो बच्चा अभी धारचूला से आता है, बिल्कुल चाइना के बॉर्डर से आता है, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से आता है, उसको तो ट्रैवल करने में ही देहरादून दिल्ली जाने में कम से कम 2 दिन उसको लग जाते हैं उसको, तो उसके लिए खोला गया था। तो जब मैं यहाँ आया, इस शहर में आया, कॉलेज देखा मैं, तो मुझे लगा नहीं, मैं जो मेरा उद्देश्य है कहीं ना कहीं है इस कॉलेज से मेरा जुड़ा हुआ है। और जब मैं इसका जो फर्स्ट ईयर उस टाइम चलता था वो चलता था ITI में। बरसात के मौसम में आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें इतने लगभग घुटने के नीचे तक पानी इतना भर करके हम क्लासरूम में हम जाते थे और बच्चे बैठे हैं कि तरह ही क्लास लेंगे। तब तक ये हमें फेस चेहरे पढ़ने की एक ना अंदर से फीलिंग हो गई थी, एक ऐसी हो गई थी, बच्चा क्या चाह रहा है। बच्चा पूरा बैठा था, नहीं सर आएंगे क्लास लेंगे और उनसे हम कुछ सीखेंगे। हम बच्चों को उस टाइम क्लास पढ़ाते थे, मुझे लगता है कि जितने हमारे ब्रिलियंट बच्चे थे उस टाइम के, बहुत बेहतरीन बच्चे थे और कई सारे टीचर थे यहाँ पे। डॉक्टर BP जोशी जी थे, डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी थे, फर्स्ट ईयर में CMS नेगी जी थे उस टाइम पे, डॉक्टर गिरीश पांच जी थे, जयदीप किशोर थे। ये सब उस टाइम के लोग थे जो बिल्कुल एकदम न्यू थे कि नहीं, बच्चों को हमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें करनी है। धीरे धीरे मैं क्लास लेता गया। मैं नया आया हुआ था, मैं पहाड़ द्वार से आया था, मैं यहाँ पे नया था मैं, और क्लास में लेता था मैं। क्लास में भीड़ होती थी और
थोड़े 2-4 महीने के अंदर मैं ऑटोमेटिक बच्चों के पता नहीं एकदम उनके बीच में बिल्कुल एकदम मैं अटैच हो गया उनसे। अटैच हो गया। और उनके बीच में जो भी बच्चा कहता कि भाई मैं इनसे पढ़ूंगा मैं। और डायरेक्टर थे उस टाइम डॉक्टर बीके सिंह सर थे, वो भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि भाई बच्चे तुमसे चाहते हैं पढ़ना। तो बच्चों के बीच में काफ़ी मेरा रहा। और हमेशा जब मैं पढ़ाता मैं तो मैं किसी से पूछता भाई सबको समझ में आ गया? बच्चे कहते हैं हाँ, लेकिन नहीं। मैं कहता ये तो संभव ही नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। मैं फेस पढ़ता मैं, कोई बच्चा मैं लगता नहीं इसको समझ नहीं आया है, भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मैं उससे आंसर पूछता तो वो आंसर देता हूँ, तब मुझे लगा नहीं यार बच्चा है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ रही है। और धीरे धीरे बच्चों में काफ़ी मेरी पॉपुलैरिटी रही, यहाँ टीचिंग के लेकर के रही। टीचिंग मैं काफ़ी किया मैं। और तब से 2012 से आज तक मैं यहाँ रुका रहा। फिर मुझे लगा कि यार मैं जैसे पढ़ा हूँ, मैं जिस परिस्थिति में पढ़ा हूँ मैं, अगर मैं ऐसे लोकलिटी पहाड़ को छोड़ करके मैं चला गया, मैं प्लेन चला गया, मुझे भाई ऑफर तो आते ही रहते हैं, भाई मैं लायक हूँ ठीक है। अब टेक्नोलॉजी फील्ड से तो ऑफर आपको आते रहते हैं। बीच में भी एक ऑफर मुझे इटली से भी आया था मैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं जो मेरा उद्देश्य है, अगर मैं अपने उद्देश्य से ही भटक जाऊँगा मैं, तो मैं लोगों को ज्ञान क्या दूंगा फिर मैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जो पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे एजुकेशन संभव नहीं है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी संभव नहीं है, जहाँ पे मैं बच्चों को कुछ नया मैं खुद दे सकता हूँ मैं। भाई बाहर जाए तो खुद ही बहुत सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन लगता है कि मैं इनको कुछ दे सकता हूँ मैं। और इसी उद्देश्य से मैं ऐसे जगह पे रुका हुआ हूँ मैं। और मैं ये सोचा हूँ कि मैं पूरी लाइफ में, जीवन में मैं यही रहूँगा मैं। तो 2012 से अभी तक आप यहाँ 2012 से मैं यही रहूँगा मैं। और मेरे गुरु का आदेश भी ऐसा है कि तुम ऐसे जगह रह करके ही अपने शिक्षा का योगदान, अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में करते रहोगे। जरूरतमंद लोगों को आप शिक्षा देते रहोगे। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है, स्पोर्ट्स में भी आपको अवार्ड है मिले हुए, और जो तमाम जगह आपको सम्मानित किया गया है, कुछ आप इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बच्चों में फेमिलियर तो ऐसे हुआ कि जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल है कि हमारे वाइस चांसलर साहब 2016 में यहाँ आए हुए थे और पूरा कॉलेज इकट्ठा था। और वहाँ पे लोगों को छोटे छोटे प्राइज़ दिए जा रहे थे, कोई गेम्स हुए थे उसमें। और फैकल्टी को बुलाया जा रहा था कि आप प्राइज़ बच्चों को दो। तो जब बहुत सारे टीचर गए वहाँ पे, बच्चों का एक नॉर्मल था रिएक्शन, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे गया, इतने बच्चों में इतनी तालियां, इतनी हवल्ले इस तरह पे हुए, मैं तो शर्मा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ, मैं ऐसा क्या किया मैं तो चल फिर मैं उस बात को भूल गया मैं। जब दूसरे दिन जब फैकल्टी का इंटरेक्शन था वाइस चांसलर साहब से, तो उन्होंने पूछा, जब सबसे सबके नाम पूछ रहे थे, जब मुझसे पूछा तो बोली कि आप एक बात मुझे बताइए, जब कल आप स्टेज पे आए प्राइज देने के लिए बच्चों को, इतने सारे शोर, बच्चों की तालियां तो मैंने कभी ऐसे देखी नहीं मैंने। तो मैंने कहा सही तो बच्चे ही इसका आंसर दे सकते हैं। बोले नहीं, आप लगता है कि आप बच्चों में पॉपुलर हैं, आप बच्चों की समस्याओं को आप सुलझाते हो, तभी बच्चे आप पे इतनी क्लैपिंग थी, इतनी क्लैपिंग तो मैंने नहीं देखी, यहाँ देखी मैंने। तब मुझे हुआ नहीं बच्चों, खैर मैं ऐसा हम करते भी थे कि जो कभी कल कोई ऐसा बच्चा जो मेरे पास आया हो, निराश होकर के गया हो, जो धीरे धीरे समस्याएं मुझे समझने पढ़ने में आती थी। जब किसी भी स्टूडेंट को आपने निराश नहीं किया? कभी नहीं किया मैंने। कई सारे मैं इवन कितने गार्जियन को भी मैंने नहीं किया मैंने। गार्जियन मेरे पास आते थे तो मैंने उनको, कभी किसी के पास फीस की प्रॉब्लम थी तो बार बार पूछना, क्वेश्चन तो इतना समझ में आता था कि क्या प्रॉब्लम्स इनकी हैं, तो उनकी भी समस्या सॉल्व की। तो मेरा जो मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए है। और तो आपको जो आपको अवार्ड मिला उसके बारे में बताया। तो फिर बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे, देखिए एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे मिला ऐसे ही फॉर्म लोग पहले एक दो पहले भी मिलते थे, तो मैंने भी ऐसे जो उनका फॉर्म का परफॉर्मा था मैंने भर दिया मैंने ऐसा। तो मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे मिलेगा, मुझे जो उसमें कॉलम थे। और मेरी जो लाइजनिंग मेरी जनरली ना कि मैं बिल्कुल मुंह पे कहने वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा से लोग कहते हैं कि आप मुंह पे मत कहा करो, आप पीछे जो भी कहा करो पीछे कहा करो। तो इवन नहीं, मैं विश्वविद्यालय तक मैं जो बात करता हूँ मैं साफ एकदम कहता हूँ। तो मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था कि मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे दिया जाएगा। लेकिन जब लास्ट 5 सितंबर को टीचर्स डे पे, उससे पहले मेरे पास कॉल आई कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड, आपको नाम सेलेक्ट हुआ है। कहाँ मिला आपको अवार्ड? ये उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो मेरे लाइफ का एक पल था। लगता है टीचर्स के लिए इससे बेहतर कोई अवार्ड नहीं हो सकता। बिल्कुल बेस्ट,
एक टीचर हूँ और फिर अगर टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में भी कुछ अवार्ड आपने लिए हैं, कुछ अपने स्पोर्ट्स के बारे में आप जानते हैं। आप रेसलर रहेंगे आप? जी हाँ, मैं स्पोर्ट्स बचपन से मैं खेलता रहा। मैं मेरा जो फोकस था शॉर्ट पुट पे था, जेवलिन पे था, डिस्क पे था, ये मैं खेलता था। तो अपने कॉलेज में खेलता था मैं। फिर जब मैं पॉलिटेक्निक में था तो मैं ओपन ब्लॉक में खेलने लग गया मैं। तो वहाँ भी मैं फर्स्ट आया, मुझे और अच्छा लगा, नहीं यार मैं खेल सकता हूँ। तो हर जगह आप अव्वल रहे हैं। तो जब मैं एमटेक में गया तो मैं नेशनल भी खेला। मैं नेशनल में मैं सेकेंड आया, मैं कॉलेज से खेला। मैं तो कौन सा गेम खेला? शॉर्ट पुट में नेशनल खेला मैं अपने कॉलेज एमटेक से। तो वहाँ पर भी मुझे लगा नहीं यार मैं तो ठीक है। लेकिन आफ्टर एमटेक जब मैं एजुकेशन सिस्टम से उस टाइम पे मैं जब जॉब में आ गया, फिर धीरे रुझान थोड़ा कम हो गया फिर स्पोर्ट का। लेकिन आज भी कहीं होते हैं स्पोर्ट्स में, उसको देखता हूँ मैं। और अपने पिछले दिन याद भी आते हैं। नए स्पोर्ट्स के दिन क्या थे, एक बेहतर थे। सुबह जाना और फिट होना, टाइमिंग से ब्रेकफास्ट, टाइमिंग से सब कुछ, कॉलेज जाना, टाइमिंग से प्ले खेलने जाना, टाइमिंग से हर चीज टाइमिंग। तो एक डिसिप्लिन, मुझे लगता है कि आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल करते हैं, तो आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी युवा यूथ स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कुछ अपनी तरफ से उनको आप सुझाव या अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि आप हमेशा कोई काम सक्सेस होने के लिए ना करो। आप ये तो कभी आपको सोचना नहीं है। जो भी आप ना काम वर्क करते हो, या आप पढ़ते हो, या आप रिसर्च की ओर जाते हो, या जो भी आप करते हैं, अपने समाज के लोगों के लिए आप वहाँ से बिगिनिंग करना स्टार्ट करो। जो भी आप पढ़ते हो, तो जो आपके जो पढ़ाई का जो बेनिफिट हो वो आपके समाज के लोगों को लिए जाए। जो आप रिसर्च करते हो, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप हमारे हो रहे हैं, या जो बहुत सारा बच्चा पढ़ता है कि मैं बच्चे का पहले से गोल सेट कर लेता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर। गोल सेट करो, गुड, बट ये मत सोचो कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपका वर्क काम है कि आप बस कंटिन्यूअस डेली ऑनेस्टी से काम करते रहो और अपने गोल की ओर मूव करते रहो। दूसरी चीज है कि जब तक आप अपने समाज के लिए आप नहीं काम करेंगे, वो आपकी एजुकेशन कोई काम की नहीं है। जब तक आप अपने देश के उन्नति के लिए नहीं काम करेंगे, कि तब तक वो आपके एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो आपकी एजुकेशन ऐसी हो जो आपके अपने समाज की, अपने गांव के, अपने लोगों के, अपने देश के काम जब तक नहीं आती है, तब तक वो एजुकेशन कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो ऐसी एजुकेशन हो जो कि सबके, क्योंकि आपके उसी एजुकेशन से बड़े सारे लोगों की आस लगी रहती है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो उनके समाज के लिए या उनके लोगों के लिए फायदे होंगी। आज का युवा, जैसे कुछ युवा जो है भटक भी रहे हैं, या अभी आपने देखा है कि आज का जो माहौल है हमारे इस अपने पहाड़ का, अधिकतर युवा नशे की तरफ जा रहा है। जी, देखिए, नशा तो एक ऐसा है ना कि जो हमारे परिवार को हमारे ना बर्बाद करके रख देता है। नशा ऐसा कि आपके परिवार आपको समझ नहीं आएगा। जिस दिन परिवार आपका बर्बाद होगा ना, उस दिन ये आपके पीछे से परिवार को समझ आता है कि भाई सब कुछ बर्बाद हो गया है। कहीं कहीं आपके दिमाग में रहता है कि नहीं, ये परिवार मैं कैसे नशा में आ गया हूँ, कैसे हूँ। इसका जो मेन, उसका मूल जो जड़ है ना, वो कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नशे का ना कि आदमी चाहता है कि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि दिन रात में हमें जो चाहें वो हमारे पास हो। इसका जो मूल कारण यही है कि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज के एजुकेशन सिस्टम है उसमें मॉरल वैल्यूज होनी जरूरी है। जब तक आपके पास वो आपका धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा ना, तब तक आप कहीं भी अगर किसी गलत संगत में पड़ गए हैं तो वहाँ से आप नहीं निकल सकते। तो मॉरल वैल्यूज की जो एजुकेशंस हैं और जो हमारी वैदिक हमारी एजुकेशंस हैं, जहाँ पे त्याग, तपस्या, तब ये सब सिखाए गए हैं, ये सब होना बड़ा जरूरी है। आपके जीवन का, आपके लाइफ में आपका आइडल कौन है, आदर्श कौन रहा है आपका? देखिए, मेरी लाइफ के जो आदर्श मेरे गुरु रहे हैं, और गुरु ही एक ऐसा है कि जो आपको बिना निस्वार्थ आपको सब कुछ देता है। आपको इवन माँ बाप भी होते हैं, उनका भी स्वार्थ होता है कि पढ़ेगा तो कमाएगा, लेकिन गुरु का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं इसको पढ़ाया हूँ तो मुझे कुछ देगा। तो मैं जब मेरे जो बचपन के गुरु थे वो तो मेरे आइडल ही हैं,
लेकिन जब मैं होश में आया, जब संभालने लगा ना, जो मेरे जब बीटेक समय पे थे अवधेश कुमार गुप्ता सर थे। अवधेश कुमार गुप्ता सर थे, वो मेरे आइडियल टीचर बिल्कुल है, वो मेरी बिल्कुल आइडियल है मेरी। मुझे लगा कि वो आज भी मैं उनसे जो प्रॉब्लम मैं उनसे शेयर करता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मुझे आज भी वो शिक्षा देते रहते हैं, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। तो मुझे लगता है जो मुझे स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी चढ़ना सिखाया उन्होंने, इस समाज में लोगों की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो मुझे सिखाया है, ये उनकी देन है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। धन्यवाद सर, मैं भी आपको बहुत शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये जो हमारी जो भारत के भविष्य है हमारे हैं, जो हमारी यंग ब्रेन है, जो हमारे ऊर्जावान छात्र हैं, जो ऊर्जावान यंग हैं, यही हमारे भारत के भविष्य हैं। तो कहीं ना कहीं अपने धैर्य को ना, आपके लाइफ में अनेकों फेलियर मिलेंगे, उन फेलियर से कभी घबराना नहीं, उन फेलियर से आपको कभी घबराना ही नहीं है। अपने गोल पे के लिए कंटिन्यूअस प्रयास करने हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से। आपको ये इस बात की गारंटीड है कि आप अपने गोल तक बहुत जितने ईमानदारी से काम करेंगे उतनी जल्दी आप पहुंचेंगे। बट फेलियर से आप घबराना नहीं, फेलियर्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, और फेलियर्स आपको लाइफ में फेल करने के लिए नहीं आते हैं, आपको सिखाने के लिए और बेहतर करने के लिए आते हैं। तो फेलियर्स का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और फेलियर से आप ये सोचना कि मेरे में आज कुछ इम्प्रूव हुआ है, तो आपके माध्यम से मैं ये पूरे जितनी भी यंग ब्रेन है हमारे पहाड़ का, हमारे उत्तराखंड का, हमारे भारत जो भी कहें, हमारे समाज का, सबको मैं ये देना चाहता हूँ। फेलियर से घबराना नहीं है, पेशेंस को बनाए रखना है, पेशेंस आपका बिल्कुल आपके साथ रहेगा आपको, और बिल्कुल अपने समाज के लिए आप कुछ ना कुछ बेहतर करते रहो। ये मैसेज जा रहा है आपके माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक बार फिर से जन कवि जनार्दन उप्रेती यानी कि जन्नूदा आपके लिए लेकर के आए हैं कुमाऊनी पहेली यानी कि एणकात। जो भी इस एणकात का सही जवाब देंगे, इस दिए गए नंबर पर उस एणकात का सही जवाब जो सबसे पहले भेजेंगे, उन्हें मिलेगा एक शानदार सा गिफ्ट। ये रहा आपके लिए शानदार सा गिफ्ट, और इस बार का गिफ्ट भेजा है डॉक्टर BS कालाकोटी, जो कि हल्द्वानी निवासी हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक रह चुके हैं, और मोनाड इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, और साथ ही एक साहित्यकार भी हैं। तो इन्होंने आपके लिए शानदार सा गिफ्ट भेजा है, तो जल्दी कीजिए और इस दिए गए नंबर पर इस एणकात यानी कुमाऊनी पहेली का जवाब भेजिए, और ये शानदार सा गिफ्ट जीतिए। तो आज एक एण छापू लोगों थे, कस लीला भगवान जू, बस यही सोचूं, अरे ऊन तक हरा जानी, अब का उनके खोजूं, बताऊ की होलो। एक बार सुनो, कस लीला भगवान जू, बस यही सोचूं, अरे ऊन तक हरा जानी, अब का उनके खोजूं, बताऊ की होलो। जोले दिल लो, सब है पहली और सब है सही जवाब, उके दी जाल एक सुंदर इनाम। उके आमंत्रित करार हमारे प्रदीप सकरियाल जी PTH चैनल में, और आप लोगों का निवेदन छ कि जेले उन्हें पूछाला उनको जवाब आप लोगों ने अपनी बोली भाषा में दिन छ। तो सोचो, दियो सही जवाब और पाओ सुंदर इनाम। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।